हम लोग आपकी बात स्टार्ट करते हैं। जो देखिए, जो आपकी फोर्थ जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स थे, उन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे सवाल आते हैं। अब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के जो सवाल है वह किस तरह के आते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस अगर हम कुछ आसान अगर हम कुछ देखें जो एनालिटिकल सवाल है वो क्या 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 बन सकते हैं। जैसे जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कब हुई थी? बुद्ध के मृत्यु के बाद। वह बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। वो कहां होती है? राजगीर। उसमें मुख्य आदमी कौन थे? उपाली। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उपाली जो चीफ डिसिपल थे, उपाली ने डिसाइड किया विनय पिटक। देखिए ये सवाल आ जाएगा, उपाली। हम बहुत कुछ सवाल करते हैं। उपाली विनय पिटक, व्हाट इज द क्वेश्चन? अब आसान सा सवाल क्या हो सकता है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई और अध्यक्षता किया? अब इसको स्टेप कर दो कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में किसने विनय पिटक को रिसाइड किया? अब विनय पिटक था क्या? अब विनय पिटक क्या है? रूल्स ऑफ ऑर्डर। अब दो एक सवाल क्या हो गया, उपाली से बन रहा है, विनय पिटक से बन रहा है और रूल्स ऑफ ऑर्डर बन रहा है। अब उपाली क्या थे पहली संगत में? ये हमने कभी आपको समझाया हुआ है कि उपाली जो पहले जो राजगुरु हुए उपाली क्या थे? ये उसके अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम क्या था? महाकश्यप उपाली। आसान से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास इशू नहीं है। और गोपाल जो उपाली ही है रिकॉर्ड हैविंग हर्ड द बुद्धास गिव देम। दूसरे थे आनंदा। आनंद बुद्ध के साथ रहा करते, आप लोग जरूर सुना होगा। दूसरे थे आनंदा बुद्धिस्ट। यह उनका जो बुद्ध का संघ था उसमें वह एक पोजीशन रखते थे जो सेंट जॉन रखते थे। आनंद का वही स्थान था जो सेंट जॉन का था क्रिश्चियनिटी। एक सवाल और ले लीजिए, जो आनंद का स्थान बुद्ध संघ में था वो वैसे ही था जैसे सेंट जॉन का क्रिश्चियनिटी में था। आगे हम रियलाइज करेंगे इन दोनों धर्मों के संबंध में। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया? आनंद ने क्या डिसाइड किया? शुद्ध पिटक। आनंद ने क्या डिसाइड किया? आनंद ने डिसाइड किया शुद्ध पिटक। तो आप देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल से कितने सवाल बनने शुरू हो गए। अब शुद्ध पिटक क्या है? ग्रेट कलेक्शन ऑफ द बुद्धा सर्मन। अब शुद्ध पिटक क्या है? व्हाट इज शुद्ध पिटक? ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुद्धा सर्मन। जो बुद्धा के सरमन थे, उपदेश थे, उनका यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकलन है। तो जो शुद्ध पिटक था, तो आपको विनय पिटक और शुद्ध पिटक को महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं। तो ग्रेट कलेक्शन बुद्धा सरमन। अब ये बुद्धा का सरमन किस विषय पर है? किस जो बुद्ध का सरमन किस पे है? डॉक्ट्रिन एंड एथिक्स। अब एक कदम और आगे आइए, ये जो ग्रेट कलेक्शन है वह किस ये एक कदम और आगे बढ़िए, जो ग्रेट कलेक्शन है बुद्धा सरमन का वह किस विषय पर है? यह है डॉक्ट्रिन ऑफ एथिक्स पे है। किस पे है? डॉक्ट्रिन एंड एथिक्स। जितना आप विश्लेषण करने की कोशिश करिए, ये सारे के सारे सवाल बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जो किस पे है? जो ग्रेट कलेक्शन है बुद्ध के, किस पे है? डॉक्ट्रिन और एथिक्स पे है। कोई कंफ्यूजन किसी को? और नॉट
जो ये हो गई आपकी फर्स्ट काउंसिल। ये सारे सवाल मैंने कल बताए। हम धीरे धीरे चलते हैं। लिख लिया? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन or anyone wants to be repeated something? No confusion. Clear? Sure. अब आते हैं सेकेंड काउंसिल के कुछ सवालों। सेकेंड काउंसिल कल तो हमने जो पढ़ा था उसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो सेकेंड काउंसिल थी वो वैशाली की गई, बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद की गई। अब यहाँ पर जो सवाल आता है मिशनरी सीज, तो अगर सवाल आता है विभाजन पहली बार किस बुद्ध संगत हुई है, तो पहली बार दूसरी काउंसिल होती है जो वैशाली होती है, बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद होती है। अब जो सीज था, यह सीज किस बात था? स्मॉल पॉइंट्स ऑफ मोनिस्टिक डिसिप्लिन। ये सीज किस जो है क्या? मोनिस्टिक डिसिप्लिन। जो मुझे लगता है कि यूपीएससी वर्ड इस्तेमाल कर सकती है, मैं उसी को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि वो उससे बता नहीं सकते हैं, उनके पास पूरी पावर है, वो पूरी सोच से मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो दूसरी बौद्ध संगति में विभाजन हुई वह किस बात हुई? जो स्मॉल पॉइंट थे मोनिस्टिक डिसिप्लिन के, और जो ऑर्डर है दो भागों में बढ़ गया, स्थरवादिन्स एंड महासंघ का स्थरवादिन्स तो एक सवाल और क्या हो गया? ये सवाल तो हमने कल ही कर दिया था, यह सवाल आज का थोड़ा सा नया है। तो स्थरवादी और महासंघिक दो सेक्शन में बढ़ गया। जो अब इसमें यह सेक्शन क्या था? यह सेक्शन ऑर्थोडॉक्स था, परंपरावादी। अब जो दो सेक्शन में यह विभाजन होता है उसमें एक सेक्शन ऑर्थोडॉक्स है, तो स्थरवादी क्या है? वह एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है। अब ऑर्थोडॉक्स क्या है? बिलीवर्स इन टीचिंग ऑफ एल्डर्स। अब ऑर्थोडॉक्स क्या है? क्या है इसका मतलब? क्या है? बिलीवर्स इन द टीचिंग्स ऑफ एल्डर्स। आई थिंक हिंदी में उसको दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो जो कहते हैं अग्रजों बुजुर्गों की शिक्षाओं में यकीन रखते थे, और महासंघिक क्या थे? मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी। मेंबर्स ऑफ द ग्रेट। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास इशू नहीं है। अब इसके बाद आते हैं तीसरी काउंसिल पे। हमने इसको कल समझा दिया था, इसको समझा दिया था। Come on the third council. Third council अशोक। सेकंड काउंसिल अध्यक्ष पद में हम बात कर चुके हैं। थर्ड काउंसिल हुई अशोक। कहां हुई? पाटलिपुत्र। तो एक सवाल आप ये भी तैयार करिए कि काउंसिलों का कहां से शहरों से क्या संबंध है। इसको आप कई तरह से तैयार करने की कोशिश करिए। थर्ड काउंसिल का हुई पाटलिपुत्र में, अशोक में। इसमें क्या हुआ? एक्सपल्शन। इसमें एक्सपल्शन होता है। जो अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी संधि होती है, इसमें एक्सपल्शन होता है मिनी हेक्टिस का, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्थरवादिन स्कूल एज ऑर्थोडॉक्स। इसमें इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब देखिए दूसरी और तीसरी से आप एक फर्क निकालिए। अब दूसरी और तीसरी से आप फर्क निकालिए। दूसरे में स्थरवादी दो, इस पे क्या होता है? इसमें एस्टेब्लिशमेंट होता है। अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो जो एस्टेब्लिशमेंट होता है किसका होता है? स्थरवादी स्कूल एज ऑर्थोडॉक्स।
इसको एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल के रूप में, एज ऑर्थोडॉक्स स्कूल, एक परंपरावादी स्कूल के रूप में इसकी स्थापना होती है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अब इसी काउंसिल के बारे में कहा जाता है, जो जो कहते हैं, जो लास्ट सेक्शन वाज एडेड टू पारिस सेक्शन, द तथावथु, तथा इसी के बारे में, इसी संगति के बारे में कहा जाता है कि जो लास्ट सेक्शन है वाज एडेड फॉर द तथावथु ऑफ द अभिधम्म पिटक, तथावथु ऑफ अभिधम्म। तो अगर वो आपको नाम चेंज करके कर देते हैं तो भी आसान लगेगा। तो क्या हो गया, अभिधम्म पिटक इसमें ऐड होता है। अब एक सवाल बहुत जरूरी है, अभिधम्म पिटक ये जो तथावथु अभिधम्म पिटक किससे डील करते हैं, साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आपको जरूर याद होना चाहिए कि तीनों जो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो तीनों पिटक है, सूत्र पिटक, विनय अभिधम्म, वो तीनों है क्या, ये क्या डील करते हैं, साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स। यह हो गई आपकी थर्ड, कहते हैं आपकी होगी थर्ड आपकी संगति। यह तीन संगति में जो नई नई चीजें थी, मैंने कल स्टॉप की, आज में किसी को कंफ्यूजन नहीं हो तो वी कैन मूव फर्दर टू एक्सप्लेन द फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ द बुद्धास रिलीजन। अब जो बुद्धा के रिलीजन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि बुद्धा के रिलीजन में चैत्य और स्तूप, चैत्य स्तूप क्या है, वो कई बार पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। तो चैत्य और स्तूप कैसे आते हैं, तो जो कल्ट ऑफ चैत्य था, जो ये चैत्य का कल्ट था, ये कल्ट ऑफ चैत्य, जो कल्ट ऑफ चैत्य है, इसने बुद्धिज्म को इस ओन बनाया। और स्तूप क्या है, स्तूप क्या होता है, लिखो चैट बॉक्स में, स्तूप क्या होता है। स्तूप के बारे में कहा जाता है, यह बुद्ध के एशेस को इसमें रखा गया, बुद्धास के जो एशेस थे उसको इसमें रखा गया। तो जो बुद्धास के एशेस थे उसको रखकर डिवाइड किया। तो स्तूप का जो भाग है, तो चैत्य क्या है, एक तरह का एक प्रार्थना स्थल आप कह सकते हैं। स्तूप क्या है, वहां पर बुद्ध के जो अवशेष थे वह रखा जाते थे। अब अशोक ने क्या किया, अशोक ने अनर्थ किया एशेस ऑफ बुद्धास फ्रॉम देयर ओरिजिनल रेस्टिंग प्लेस और डिवाइड किया इसको विभिन्न भागों में, और इंडिया में स्तूप की स्थापना हुई। तो जो सेक्रेड ग्रोव ऑफ ट्री था, जो ओल्ड पॉपुलर टर्म था बोधि ट्री का, जो एक पीपल ट्री था, प्लांट किया गया देन स्तूप टू कमेमोरेट द बुद्धास एनलाइटमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट रिवरेंस। तो जो पीपल ट्री था, एक सवाल ये होता है कि कौन सा ट्री था जिसके नीचे बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुई। तो अशोक ने क्या किया कि अशोक ने वो जो सेक्रेड जो ग्रूव थे ट्री, ओल्ड ट्री के, वो उसको प्लांट किया कई जगहों पर। अब जो टेम्पल्स प्रॉपर श्राइन रूम डू नॉट अपीयर इरेक्टेड अंटिल द, जो एक प्रॉपर श्राइन रूम था वह क्रिश्चियन इरा के आरंभ तक उसको नहीं बनाया गया। और आसान आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या है, पढ़ने भी आएगा। अब बुद्ध का जो एक देवा, बुद्ध की एक देवता के रूप में, एक डिवाइन रूप में गॉड की पूजा होती है। यह बुद्ध का जो देवावतार है, यह बुद्ध के समय तक नहीं था। जब तक बुद्ध जिंदा थे तब तक बुद्ध को देवावतार के रूप में नहीं समझा गया। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बाद में इसको रेज कर दिया एक देव के रूप में उनके डेथ के बाद। और जो उनके सिंबल थे, इस जो उनकी रिकॉर्डिंग थी परिनिर्वाण, ट्री, जो बुद्ध के जीवन से
जुड़ी वस्तुएं थी, वह वस्तुएं एक तरह से श्रद्धा का प्रतीक होने लगी। तो बुद्ध के रूप में अगर आप देखें, लुम्बिनी, ट्री ऑफ विजडम, डियर पार्क, कुशीनगर, यह जो महत्वपूर्ण बुद्ध के, ये सवाल महत्वपूर्ण क्यों है कि सरकार इसके बारे में काम कर रही है। तो लुम्बिनी क्या था, जो कपिल वस्तु में था, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ। ट्री ऑफ विजडम कहाँ पे है, ये गया में है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। ये भी सवाल आता था लुम्बिनी कहाँ है। और जो डियर पार्क है, जिसको हम मृगवन बोलते हैं, कहाँ है, वाराणसी में। एक छोटे एग्जाम्पल के सवाल है। यहाँ पे बुद्ध क्या हुआ, उपदेश दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जन्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मृत्यु हुआ। आसान सी इशू है, कोई खास इशू नहीं है। अब बुद्ध के साथ जो एक इशू शुरू हुए, अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने की कोशिश करें, तो जो बुद्ध के जो इंडिविजुअल मॉन्क थे, they were bound by his own vows to own no property except their necessities. अब जो बुद्ध के जो अपने मॉन्क थे, वह इस बात की प्रतिज्ञा किया करते थे कि बेयर नेसेसिटी के रखने में जानना जरूरी क्यों है कि आजकल यूपीएससी एबीसीडी में एक ऐसा कोई पॉइंट लिख के आपको गलत करा देगी। तो एबीसीडी में तो जो अगर मॉन्क के बारे में लिखा गया कि बुद्ध की जो मॉन्क में एक दे दिया नो प्रॉपर्टी, दूसरा दे दिया बेयर नेसेसिटी, सी दे दिया आर्टिकल्स नीडेड फॉर लाइफ, ठीक दिया नो करते। तो सही क्या हो गया कि जो बुद्ध के मॉन्क को देखो इस बात की प्रतिज्ञा करते थे, वह कोई प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, वो नहीं करेंगे एक्सेप्ट देयर नेसेसिटीज, और नॉट टू टच सिल्वर गोल्ड, और मॉनेस्ट्रीज जो है ग्रीव कर रही थी रिच ऑन द आर्म्स ऑफ द फेथफुल। अब यह जो मॉन्क थे, यह सिल्वर और गोल्ड टच नहीं करते थे, और जो रिच लोग थे उनके पैसों से मॉनेस्ट्रीज जो है अमीर हो रही थी। मॉनेस्ट्रीज के द्वारा दिए गए जो आर्म्स था, उससे मॉनेस्ट्रीज अमीर हो रही थी। और जो रेवेन्यूज ऑफ द होल विलेज were alienated to them by pious kings, and even the individual monks began to take their vows of poverty lightly. अब क्या हुआ, बाद में जो पॉवर्टी का एक वो दिया जाता था, प्रतिज्ञा ली जाती थी, जो शुरू में स्ट्रिक्ट थी, उसके बाद जो मॉन्क थे उसको लाइटली लेने लग गए। और इसकी क्या मोर देन वन जो इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स हैं, डोनेशन मेड टू ऑर्डर बाय ऑर्डिनेट मेंबर्स ऑफ इट, उसके अब ये कहां से रहा है, ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं जो ये कहते हैं कि जो डोनेशन ऑर्डर को दिया गया भाई ऑर्डिनेट मेंबर्स ऑफ इट, उनके मेंबर्स को दिया गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो बुद्ध धर्म के शुरू में जो मॉन्क के लिए जो एक इश्यूज थे कि वह बेयर नेसेसिटीज रखेंगे और कोई प्रॉपर्टी रखेंगे, बाद में उन्हें उसको लाइटली हो गया। पॉवर्टी की प्रतिज्ञा कम होने लगी, प्रिस्क्रिप्शन मिले हैं जहां इस बात के प्रमाण मिलते हैं। अब जो स्थरवादी थे उनका महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था, तो स्थरवादी जो सेक्ट था वो स्ट्रांग कहाँ था, मथुरा और कश्मीर में सवाल हो गया। स्थरवादी कहाँ स्ट्रांग था, देखिए मैं सारा चीज सर्च कर रहा हूँ, बस याद कर लीजिए, आपको मैं किताब पढ़ने की समस्या से बाहर कर दिया मैंने। अगर आप लोग पढ़ते आपका समय लगता, समय बच गया आपका। स्थरवादी स्ट्रांग कहाँ थे, मथुरा में थे और कश्मीर में थे।
और जो कश्मीर था, जो ट्रेडिशंस क्या बोलते हैं कि इट वाज कश्मीर था दैट जो कनिष्क के पैट्रोन था, और जो फोर्थ जनरल काउंसिल वहां की गई at which the Stharwadi doctrine of codified in summary the Mahavibhasha. महाविभाषा, ये देखिए सवाल, फोर्थ काउंसिल, इसको क्या किया गया, ये कोडिफाइड थी। तो चौथी काउंसिल में महाविभाषा बनी। तो चौथी कश्मीर में कनिष्क के पैट्रोनेज में, कनिष्क के पैट्रोनेज में, कनिष्क के पैट्रोनेज में, कनिष्क के पैट्रोनेज में चौथी काउंसिल, तो चौथी काउंसिल हुई। इस चौथी काउंसिल में स्थरवादिन की डॉक्ट्रिन्स, किसकी डॉक्ट्रिन्स की, स्थरवादिन डॉक्ट्रिन्स, स्थरवादिन मेंस में भी आगे पर आएगा। जो स्थिरवादिन की डॉक्ट्रिन थी, उस स्थिरवादिन की डॉक्ट्रिन को कॉडिफाइड किया गया इन समरी में, उसको कहा गया द महाविभाषा। क्लियर हुआ। और यह जो चौथी संगत थी इन द स्थिरवादिन्स, जो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इट वॉज चीफली एमंग द स्थरवादीज but also the old Shiva Mahasangis, that the new ideas developed, जो बाद में बेसिस बने बुद्धिज्म के, महायान और हीनयान। अब चौथी काउंसिल की ये सवाल समझने की कोशिश करिए आप, कि जो चौथी काउंसिल थी, उस चौथी काउंसिल में मुख्यतः स्थरवादी, जो स्थरवादी के विचार थे, और जो पहले जो महासंघी जब जो टूट के महासंघी बन गया था, उससे न्यू आइडियाज डेवलप हुए, जो इस बात के आधारभूत स्तंभ हुए जिसमें महायान और हीनयान बना। तो अगर मुख्यतः स्थरवादी के विचार और कुछ महासंघी के विचार, इन दोनों विचारों के संकलन से चौथी संगति में जो डिवीजन के बाद दो चीज आती है, महायान और हीनयान। क्लियर नॉट क्लियर, बताइए। अब जो टीचर्स थे अर्ली क्रिश्चियन के, जो ये दो नए संप्रदाय बनते हैं, महायान और हीनयान। महायान को लोग बोलते हैं ग्रेट व्हीकल। तो जो ग्रेट व्हीकल है, which will carry many souls to salvation, while the स्थरवादीज and the kindred sect had but a small one। तो जो ग्रेट व्हीकल है वह धीरे धीरे भारत के कई भागों में प्रचारित होने लगा। अब बाद में जो ग्रेट व्हीकल था, ये जो महायान था, इसको ग्रेट व्हीकल बोलते हैं, यह भी कई भागों में बटा। अब हमने उसी चारों संगति को हमने एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की कि दार्शनिक आधार पर चारों संगति कैसे आगे बढ़े। तो जो ग्रेट व्हीकल था, यह भी डिवाइड हुआ वेरियस पार्ट्स में, और उसको ले जाया गया इंडियन बॉन्स द्वारा चाइना में और जापान में। तो पहले चाइना में गया, उसके बाद जापान में गया। तो जो चाइना और जापान का जो बौद्ध है वो क्या है, वो महायान का भाग है। गुप्ता के समय तक, बाय द गुप्ता टाइम, जो हिंसा बताता है कि उस समय तक लेसर व्हीकल, बाय गुप्ता टाइम जो हीनयान था वह ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। गुप्ता टाइम तक हीनयान ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, हीनयान ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया था। गुप्ता टाइम तक आदमी जो हीनयान है वह एक्सटिंक्ट हो गया था। जो थर्ड जो अपनी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वाज कंसीडर्ड मीटिंग्स ऑफ द थेरवादिस। अब एक चीज और आप देखिए, एक और सवाल देखिए,
जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसका क्या उसका जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो तीसरी सहमति जो हुई थी, उसको क्या कहा जाता है? कंसीडर मीटिंग ऑफ द थेरवादिस्ट। क्या थी? मीटिंग्स ऑफ द थेरवादिस्ट। छोटे छोटे समाधान को याद कर लीजिए। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहा जाता है मीटिंग ऑफ थेरवादिस्ट, और थेरवादिस्ट या इसको बोलते हैं विभाजनवादी। तो जो तीसरी अपनी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहा जाता है मीटिंग ऑफ थेरवादिस्ट। और इसने क्या किया? इस मीटिंग में अदर सेक्ट्स को इग्नोर किया। किसने कराई थी? ये अशोक है। इसने अदर सेक्ट्स को, जो थेरवाद का सबसे महत्वपूर्ण समुदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी? जो थेरवाद का महत्वपूर्ण था सर्वस्तित्ववाद, इसकी स्थापना किसने की थी? राहुल भद्र ने। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राहुल भद्र ने की थी। इसलिए नॉट क्लियर। तो तीसरी बौद्ध परिषद को थेरवादी या विभाजनवादियों की सभा माना गया है, और इसने अन्य संप्रदाय की उपेक्षा की है। अब इस शाखा के विचारों का जो प्रसिद्ध परिमल वृत्तांत में जो थेरवादी और उनकी शाखाओं के और अपने उपविभाग समेत महासंघ या आचारवादी बीच स्पष्ट रूप से भेद किया गया है। तो मोगल पुत्तिस की अध्यक्षता में जो तीसरी बौद्ध परिषद थी, इसने गैर थेरवादी संप्रदायों के विचारों का विखंडन किया। अब एक चीज और देखिए, इसने क्या किया? गैर थेरवादी संप्रदाय के विचारों का खंडन किया। आसान है, खास कुछ नहीं है। अब नालंदा की मिशनरी थी, तो फ्रॉम नालंदा द मिशनरी मॉन्क पद्म संभव। अब एक नाम है पद्म संभव का। पद्म संभव के सवाल के बारे में आप समझ जाओगे। पद्म संभव, अगर आप लोग पिछले सालों का पेपर देखिए, आप उन्हें इसी तरह प्रिंट आते हैं। तो जो पद्म संभव थे नालंदा की मिशनरी से, जो मार्क्स पद्म संभव थे, went from convert तिब्बत to बुद्धिज्म। अब पद्म संभव है तिब्बत, क्यों गए थे? to convert बुद्धिज्म। अच्छा सवाल है कि पद्म संभव क्यों है? पद्म संभव नालंदा के मिशनरी के थे, मॉन्क थे। ये गए तिब्बत में, तो कन्वर्ट तिब्बत को बुद्धिज्म को 8th सेंचुरी में। अब एक तीसरा है, हमने पढ़ा महायान ही, एक तीसरा है वज्रयान। और क्या है? एक है वज्रयान। अब वज्रयान के साथ खास बात क्या है कि जो इसको इंग्लिश बोलते हैं थंडरबोल्ट। तो क्या होगा? ग्रेट ब्रेकिंग, लेसर ब्रेकिंग एंड वज्रयान, थंडरबोल्ट ब्रेकिंग। ये थर्ड ब्रेकिंग हुआ। ये एक्टिव कहां करता है? ईस्टर्न पार्ट में। ये कहां आता है? एक्टिव कहां करता है? ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में एक्टिव करता है, और ईस्टर्न पार्ट में ही इसका विकास होता है, जहां के महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या थे? बंगाल और बिहार। बंगाल। वज्रयान के बारे में 3-4 आसान बातें हैं। तो by primitive जो local cults थे और practice which was finally established in Tibet, जो मिशन सेंड किया गया from the great वज्रयान monastery
ऑफ विक्रमशिला इन बिहार। तो जो एक बुद्धिज्म का मॉडिफाइड फॉर्म था, जो पिंडुल लोकल कल्चर प्रैक्टिस किया गया था, which was finally established in Tibet। कहाँ हुआ established? तिब्बत। अब इसको सवाल देखिए, सवाल किसने किया? जो तिब्बत में एस्टेब्लिशमेंट हुआ 11th सेंचुरी में, as a result of mission sent from the great Vajrayana monastery of Vikramshila। तो तिब्बत में वज्रयान हुआ जो विक्रमशिला की मोनास्ट्री थी उसके द्वारा। इसको सवाल बनाइए। एक क्वेश्चन वज्रयान के सवाल बनाइए कि जो वज्रयान था वो ईस्टर्न इंडिया में अपीयर किया, और जो प्रिमिटिव लोकल कल्ट्स था जो फाइनली एस्टैब्लिश हुआ तिब्बत में 11th सेंचुरी में, कैसे एस्टैब्लिश हुआ? एक मिशन भेजा गया, ग्रेट वज्रयान मोनास्ट्री और विक्रमशिला। अब इसी का सवाल बनाइए कि विक्रमशिला की मोनास्ट्री क्या थी? विक्रम शिला मोनास्ट्री क्या है? मोनास्ट्री की समर्थक थी एक हीनयान, ही महायान, श्री वज्रयान, ही स्थरवत। बढ़िया सवाल। और क्वेश्चन कि जो विक्रमशिला की मोनास्ट्री थी वह किस तरह से थी, और जो एक अब आते हैं कि हमारा जो एंटी बुद्धिस्ट इशू का शुरू हुआ तो 6th सेंचुरी में मिहिरपुर में 6th सेंचुरी में मिहिरपुर ने बहुत से बुद्धों को परेशान किया, उनको बहुत तंग किया। और बंगाल का जो शशांक है उसने क्या किया? उसने जो बोधि ट्री था जिसके नीचे जो विजडम ट्री था उसको काट दिया। इसने विजडम ट्री को काट दिया। तो विजडम ट्री को किसने काटा? विजडम ट्री को काटने में किसका योगदान है? बंगाल का जो राजा शशांक है उसका योगदान है विजडम ट्री को काट देने में। अरे क्लियर? आगे चलें या कोई कंफ्यूजन है किसी मामले का? अब थोड़ा से हम हीनयान और त्रिपिटक समझने की कोशिश करते हैं। जो हीनयान था, जो लेसर व्यक्ति था, इसके बारे में कहा जाता है कि जो अगर इस बात को विश्वास किया जाए परंपराओं को कि जो 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 3 काउंसिल्स थी, राजरी, वैशाली एंड पाटलिपुत्र, had been passed down by word of mouth for some centuries। तो जो तीनों थी, राजनीति, वैशाली की, पाटलिपुत्र की, जो तीनों संधियां थी, इनकी जो बातें थी वह वर्ड ऑफ माउथ से some 4 सेंचुरीज तक उनके टीचरों द्वारा पास की गई है। और 5वीं सेंचुरी में स्क्रिप्चर्स जो है वहां लिखे गए, और 5 आर लॉज हार्ड टू फाइंड। जो तीनों संगतियों की जो बातें थी उसको जो है उसको परंपराओं के द्वारा आगे बढ़ाया गया। अब अगर हम देखें कि एक पिटक क्या है, व्हाट आर द पिटक्स, तो हम इसको एक सवाल करते हैं, व्हाट आर द पिटक्स। जितना आप जानते हैं उससे हम 2-4 स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि कोई अगर टफ सवाल आ जाए तो आपसे गलत न हो। बहुत आसान सवाल है। तो इतनी बार चीजें रिपीट होती है क्लास में, आपका गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल चीज हो गई। विनय क्या है? कंडक्ट है। सूत्र क्या है? सरमन है। सूत्र क्या है? सरमन है। अभिनव क्या है? मेटाफिजिक्स है।
तो शायद मेरे ख्याल से सबसे ज्यादातर काम हो सकता है, इसी से आपका काम हो गया। तो सकता है ये सवाल पूछते हैं कि विनय में क्या लिखा है, सूत्र में क्या लिखा है, अभिधम में क्या लिखा है। अब जो विनय पिटक है ये कंटेन करता है प्रोनाउंसमेंट्स एट्रिब्यूटेड टू द बुद्धा। क्या करता है? प्रोनाउंसमेंट बात वही है, हमने शब्दों को थोड़ा सा चेंज किया। प्रोनाउंसमेंट एट्रिब्यूटेड टू द बुद्धा। अब ये क्या है, उसमें क्या करते हैं, वह निर्धारित करते हैं न्यूमरस रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? न्यूमरस रूल्स फॉर द कंडक्ट सिंपल है। इसके आगे आपको ट्रैक करने की कोशिश नहीं करें। तो विनय पिटक जो है वह प्रोनाउंसमेंट है जो बुद्धा को प्रूव करता है, जो ले डाउन करता है न्यूमरल रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑर्डर। तो विनय क्या करता है, यह अर्ली ट्रेडिशंस मैटर को प्रूव करने करता है। तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री बास्केट इज द सूत्र पिटक। अगर हम इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है सूत्र पिटक, यह सबसे लार्जेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको डिवाइड किया गया है, सूत्र को डिवाइड किया गया है 5 निकाय में। अब आज मेरे पास सूत्र के समझ आते हैं। सूत्र के 5 निकाय समझने क्यों जरूरी है आपको भी थोड़ी देर समझ आ जाएगा। व्हाई आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन द 5 निकाय। सूत्र की करके हम प्रोसेस टाइम लगाते हैं। सूत्र का डिवीजन किसमें है? 5 निकाय में। तो सूत्र पिटक का डिवीजन 5 निकायों में किया गया। पहला क्या है? दिव्य निकाय। किसी को आइडिया है दिव्य निकाय क्या है? किसी नाम सुना है इसका? पिछली क्लास में बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। पहला क्या है? फर्स्ट इज द दिव्य निकाय। इस दिव्य निकाय में क्या है? जो लॉन्ग सरमन्स थे उनका कलेक्शन है, जो कलेक्शन ऑफ लॉन्ग सरमन्स ascribed to the Buddha with account of circumstances in which he preached. Circumstances in which he preached. Circumstances. हुआ करोगे आदमी हिंदी में, इनका ट्रांसलेट आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो जो दिव्य निकाय है यह एक कलेक्शन है लॉन्ग सरमन्स का, जो एस्क्राइब बुद्धा है कि उसमें वह अकाउंट दिए गए हैं कि जो सर्कमस्टांसेस है इन विच ही प्रीच देम, जो उन्होंने अपने शिष्यों को जिन सर्कमस्टांसेस में प्रीच किया है। दूसरा है मध्यम निकाय, सेकंड है मध्यम निकाय। इसमें क्या है? शॉर्ट सर्कल्स। मध्यम से ही आपको पता लग जाएगा, मध्यम उसको आप कह सकते हैं मध्यम निकाय जो है शॉर्ट सर्कल्स। तीसरा क्या है? संयुक्त निकाय, जो उनके काइंडर टॉपिक से। तो थर्ड क्या है? संयुक्त निकाय। संयुक्त में जो उनका निकाय है उसमें जो ब्रीफ प्रोनाउंसमेंट्स थे ऑन काइंडर टॉपिक्स, इसी का याद रहेगा। तो इसमें जो इनके काइंडर टॉपिक्स के बारे में जो उनके ब्रीफ प्रोनाउंसमेंट है। अगला है अंगुत्तर निकाय। क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने, तो जो लोग पिछली क्लास में को याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, 2000 ब्रीफ स्टेटमेंट जिनको अरेंज किया गया है इन 11 सेक्शंस। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्रीफ स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ ब्रीफ स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ 2000 ब्रीफ स्टेटमेंट्स है जो कि करता है डिस्कशन ऑन द टू थिंग्स व्हिच मैन शुड अवॉइड। यह क्या आदमी न करे उसके बारे में लिखा गया है, और इसके एक सेक्शन में लिखा गया है द ट्रिटी ऑफ थॉट और ट्रिटी ऑफ थॉट में लास्ट क्या आता है, लास्ट सबसे शायद इंपॉर्टेंट है, वो है खुदक निकाय। तो माइनर ही बोलते हैं खुदक निकाय। अब ये जो उनका खुदक जो निकाय था, यह इसमें मिसलेनियस वर्क है, डूज एंड वर्सेस, इसमें मिसलेनियस वर्क है, सवाल इसी से आता है ज्यादातर। तो इसमें वर्ष है प्रोज एंड वर्सेस में। अब यह क्या है, यह जो खुदक निकाय है, इस खुदक निकाय में जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, इसमें क्या है, इसमें जातक कथाएं है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ 500 पोएम्स। मैं इसको तोड़ के कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ 500 पोएम्स, जो 500 कविताएं हैं, उनका कलेक्शन है, स्टोरीज हैं, और यह आउटलाइन करती फोक कोर्स को, अदर स्टोरी को, जो ये नरेशन के साथ बताती है। तो जो टेल है वो फुल एंड क्लोज कमेंट्री एट्रीब्यूटेड टू द बुद्ध घोष, या बुद्ध घोष को एट्रीब्यूट की गई है, और इसमें ज्यादातर जो टेल्स हैं वह सेक्युलर, इसमें ज्यादातर टेल्स क्या है, वह ज्यादातर टेल्स सेक्युलर है। और बुद्धा के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध का जो पूर्व जन्म का रिकलेक्शन है एज बोधिसत्व, जो बुद्ध के पूर्व जन्म का कलेक्शन है एज बोधिसत्व, उसके बारे में बताया है। यह सवाल इससे होता है कि जातक कथाओं का जिक्र कहां किया गया है। तो जातक कथाओं जितना बुद्ध के बारे में, अब इस सवाल को हम अगर पीछे चले आए कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की जातक, बुद्ध के पूर्व जन्म का संकलन है, या त्रिपिटक के किस भाग में जातक कथाओं का जिक्र है, तो कहां आएगा ये, किसमें आएगा ये बताओ। इस सवाल को आप टर्न करो, तो जो आपका जो सुत्त पिटक है, तो ये किसके भाग है, यह सुत्त पिटक के भाग है। इसमें सवाल आने के संभावना सब ज्यादा है, लेकिन छोटा छोटा सा आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। अगर कोई सवाल, अगर आप अब आइए आप मेंस के सिलेबस पे, जो मेंस का सिलेबस लिटरेचर का पार्ट है, तो जो लिटरेचर का पार्ट है अगर उसको लिखना होगा तो ये याद करना ही पड़ेगा। अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर पे सवाल आ गया तो ये लिखना पड़ेगा, तो रास्ता नहीं है। तो ट्राई टू सी फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और ट्राई टू रिकॉल योर सिलेबस ऑफ द मेंस, जो आपको दिख जाएगा इसको याद करना कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। अब थर्ड क्या है, लिख लिया आप लोगों ने, नोट इट डाउन, वैसा है जो लिख नहीं पाया। थर्ड है अभिधम, तीसरा है अभिधम। विनय हुआ, सुख हुआ, अभिधम। अब जो अभिधम पिटक है यह क्या, ये कंसेप्ट क्या करता है, जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी है और बिट ऑफ फिजिक्स है, इसके बारे में बात करता है। और यह निश्चित रूप से दो पिटक के बाद की घटना इसके बारे में कही जाती है। एक और है क्वेश्चन ऑफ मिरेंडर, क्वेश्चन ऑफ मिरेंडर।
ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन मिलेंडर। तो जो मिलेंडर के प्रश्न है इसके है, इसको बोलते हैं मिलिंद पन्हो। ये क्या है? यह एक डिस्कशन है ग्रीको बैक्टीरियन किंग और मॉन्क नागसेन का। मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो में क्या है, यही सवाल आएगा कि मिलिंद पन्हो में किस बात का जिक्र किया गया है। तो डिस्कशन है ग्रीक बैक्टीरियन किंग, ग्रीक बैक्टीरियन किंग एंड नागसेन, जो एक महत्वपूर्ण एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन, उनका एक जिक्र किया गया है। अब हम एक एड्रेस करते हैं, एक इशू सवाल बताते हैं जो बुद्ध के उपदेश थे। बुद्ध का जो फर्स्ट उपदेश था कहाँ पे था? सारनाथ पे था, डियर पार्क में था। उसमें कितने लोग थे? 5 लोग थे। 5 लोगों को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। अब उस उपदेश में बुद्ध ने उपदेश क्या दिया है, इस पे सवाल आ जाता है। लेट्स एड्रेस वन पार्ट कि बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में क्या कहा। तो उन्होंने पहले उपदेश में कहा कि देयर आर 2 एंड, नॉट टू बी सर्व बाय वंडर। अब 2 एंड क्या है? व्हाट आर द 2 एंड? बुद्ध ने 2 अंक है, द परस्यूट ऑफ डिजायर एंड ऑफ प्लेजर। परस्यूट ऑफ डिजायर, इसको आराम से पढ़िएगा। मैंने उनके पूरे उपदेश को मैंने पॉइंट वाइज तोड़ने की कोशिश की, आप लोग आराम जाए। तो परस्यूट ऑफ डिजायर एंड प्लेजर व्हिच स्प्रिंग फ्रॉम द डिजायर्स। जो डिजायर और प्लेजर है ये कहां से उत्पन्न होता है? यह डिजायर, जो परस्यूट ऑफ डिजायर और प्लेजर कहां से होता है? यह डिजायर से उत्पन्न होता है। अब इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? वो कॉमन है, रीबर्थ, इग्नोबल एंड अनप्रॉफिटेबल। तो यहीं पर मिडिल वे ऑफ तथागत आता है, मिडिल वे ऑफ तथागत। तथागत का जो मिडिल वे है, मध्यम मार्ग है, यही आता है। व्हाट इज दिस मिडिल वे? अब यह मिडिल वे क्या है? व्हाट इज दिस मिडिल वे? हमने पहले पढ़ाया हुआ है 8 नोबल ट्रुथ। तो अगर आप यह सवाल आ जाए कि 8 नोबल ट्रुथ की बात बुद्ध ने कब की है, तो आंसर क्या होगा? अपने फर्स्ट सर्मन में डियर पार्क में बुद्ध ने अपने 8 नोबल ट्रुथ की बात की है। हमने 8 नोबल ट्रुथ को पहले आप बताया हुआ है, आपने उसको निश्चित रूप से जरूर आपको पढ़ा होगा। तो मिडिल वे ऑफ तथागत क्या है? अवॉइड बोथ एंड्स, इट इज इनलाइटेंड, इट बिल्ड्स क्लियर विजन। तो जो फुल विजडम की बात है, मिडिल वे की बात है, वह 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ, जो 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, आस्थानिक मार्ग, आस्थानिक मार्ग, जो 8 फोल्ड पाथ है, यह अष्टांगिक मार्ग जो है, यह अष्टांगिक मार्ग ही, यह अष्टांगिक मार्ग ही मिडिल वे है। तो जो अष्टांगिक मार्ग की बात बुद्ध ने की है, वही ही आपका मध्यम मार्ग है। बर्थ इज सॉरो, जो नोबल ट्रूथ है वो क्या है? जो बर्थ इज सॉरो, एज इज सॉरो, डिसीज इज सॉरो, डेथ इज सॉरो, contact with the unpleasant is sorrow, separation from the pleasant is sorrow, every wish unfulfilled is sorrow। तो जो बुद्ध ने कहना चाहा कि जीवन की जो भी इच्छाएं हैं,
वह इच्छाएं क्या है, वह इसको जन्म दी, दुख को जन्म दी। तो सारी चीजों को डिस्क्राइब करने की चाहिए है। तो जो नोबल एट फुट बात है, जो सौरव की बात करता है, तो जो सौरव है इज इनहेरेंट, जो सौरव है यह इनहेरेंट है इन ऑर्डिनरी लाइफ, इज इनहेरेंट इन ऑर्डिनरी लाइफ। एक सामान्य जीवन में जो दुख है वह इनहेरेंट है, वह आएगा ही आएगा। यह क्यों आता है? इट इज ड्यू टू कार्विंग फॉर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। ये आता क्यों है? कार्विंग फॉर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। जो व्यक्तिगत संतुष्टि की प्राप्ति की जो भूख है, जो ऑर्डिनरी लाइफ में इनहेरेंट है सॉरो, यह क्यों आता है? कार्विंग फॉर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। जो हमारी एक भूख है व्यक्तिगत संतुष्टि की प्राप्ति के लिए। अब ये स्टॉप कैसे? स्टॉप फॉर कार्विंग, स्टॉप कार्विंग। आप कार्विंग को स्टॉप करो, स्टॉप कार्विंग। Just try to see like mathematics. ये इनहेरेंट है अपनी लाइफ में। ये क्यों होती है? जो देयर इज कार्विंग फॉर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। अब ये कैसे समाप्त होगी? आप कार्विंग को स्टॉप कर दो। ये कैसे होगी? ये कार्विंग स्टॉप कैसे होगी? बाय मिडिल पाथ। वो मिडिल पाथ क्या है? वह अष्टांगिक मार्ग है। एक फोर पाथ है। तो कार्विंग स्टॉप कैसे हो सकती है? इस कार्विंग स्टॉप होने का एक ही रास्ता है, आप मिडिल पाथ को अप्लाई करो। This can only be done by taking middle course between self-indulgence and extreme asceticism. Self-indulgence यह यात्रा होता है, ऐसे मतलब यात्रा। तो यह कार्विंग कैसे समाप्त हो सकती है? ये कैसे समाप्त होगी? उसका एक ही रास्ता है, मिडिल पाथ बनाओ बिटवीन सेल्फ इंटेलिजेंस। क्या आपने अपने आप को लिफ्ट कर दो या अपने आप को बहुत यातना दे दो, उन दोनों के बीच में आए और लीड करो मॉरल एंड वेल ऑर्डर लाइफ। और लीड करो मॉरल एंड वेल ऑर्डर लाइफ। अपनी मॉडर्न और आपकी जो मॉडर्न वेल ऑर्डर लाइफ है, जो जो आपकी मॉरल वेल ऑर्डर लाइफ है, जो नैतिक और एक नियमित जीवन है, उसके द्वारा ही प्राप्त होगा। यही आता है ये जो डॉक्ट्रिन में कल पढ़ाई थी, द चेन ऑफ डिपेंडिंग ओरिजिनेशन प्रति समुपाद, जिसमें सीरीज ऑफ प्योर वर्ड्स के बारे में बात कही गई थी, जो हमने कल उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर हम इस डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करें, किसी को ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ? Anyone has any confusion? No. किसी आदमी को किसी तरह के कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो अगर हम तो इसी को हम फिर समझते हैं। साक्षी को शायद क्लियर नहीं हुआ है, इसी को फिर समझते हैं एक बार, चूंकि क्लियर हुआ हो हम फिर शुरू करते हैं। अगेन लेट्स स्टार्ट अगेन। लेट्स स्टार्ट अगेन सेम कॉन्सेप्ट। जो बुद्ध का फर्स्ट सर्मन था, अपने जो बुद्ध का फर्स्ट सर्मन था, उस अपने बुद्ध ने फर्स्ट सर्मन में क्या बताने की कोशिश की? उन्होंने बात की सॉल्व
पर्सन। बात किसकी की हुई? तो जीवन का जो सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन दुख की बात है। अब ये दुख होने का कारण क्या है? परस्यूट ऑफ डिजायर एंड ऑफ प्लेजर। परस्यूट ऑफ डिजायर एंड प्लेजर। अब जो परस्यूट ऑफ डिजायर एंड प्लेजर है, यह स्प्रिंग कहां से करता है? कहां से इसका जन्म होता है? यह जो परस्यूट ऑफ डिजायर है और प्लेजर है, वह स्प्रिंग करता है फ्रॉम डिजायर। यह कहां से स्प्रिंग करता है? डिजायर से, तृष्णा से। यह भी स्प्रिंग करता है फ्रॉम डिजायर। ये भी कहां से आता है? फ्रॉम डिजायर। तो जो तृष्णा है, तृष्णा से ही परस्यूट ऑफ प्लेजर और डिजायर आ जाता है। अब इसको रोकने का रास्ता क्या है? कैसे इसको रोक सकते हो? मिडिल वे ऑफ द तथागत। वह मिडिल वे क्या है? मिडिल वे क्या है? मेक ए नोबल ए फुल पाथ। तो इसको रोकेंगे कैसे? हाउ वी कैन स्टॉप? हाउ वी कैन स्टॉप? बाय फॉलोइंग मिडिल पाथ। मिडिल पाथ क्या है? अष्टांगिक मार्ग, एक फुल पाथ। ये फुल पाथ है। तो उस मिडिल पाथ के द्वारा आपकी जो इच्छा है, आपकी डिजायर है, उसको रोका जाता है। अब ये है एज सॉरो है, डिसीज सॉरो है, सॉरो है, अनप्लेजेंट थिंग विद सॉरो। अब ये जो सॉरो है, क्या यह सॉरो इज सॉरो इनहेरेंट है? सॉरो आपके अंदर इनहेरेंट। सॉरो इज इनहेरेंट। जो आपका दुख है, यह जीवन में आएगा ही आएगा, इसके ना आने का कोई सवाल नहीं है। तो जो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ है, उसमें सॉरो इनहेरेंट है। ऑर्डिनरी लाइफ जो आपकी है, उसमें सॉरो निश्चित रूप से इनहेरेंट है। अब ये जो इनहेरेंट सॉरो है, ये क्यों होता है? कार्विंग फॉर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। ये सॉरो क्यों हो रहा है? वी हैव द कार्विंग, भूख है, कार्विंग ऑफ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। जो व्यक्तिगत संतुष्टि की जो एक भूख है, उस भूख के कारण यह कार्य हो रही है। अब इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? इट कैन ओनली स्टॉप। अब इसको बंद कैसे करते हैं? आप स्टॉप कर दो कार्य को। जो आपकी भूख है, जो तृष्णा है, जो इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन की भूख है, इसको खत्म करो। इस इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन की भूख को खत्म करोगे तभी हो पाएगा। अब ये कैसे होगा? फॉलो मिडिल पाथ, तो अष्टांगिक मार्ग है। फॉलो मिडिल पाथ। जब तक मिडिल पाथ आप फॉलो नहीं करोगे, यह कार्मिक स्टॉप नहीं हो पाएगी। तो सेल्फ इंडेंस, जो सेल्फ इंडेंस है और एक्सट्रीम एक्सट्रीम है, तो सेल्फ इंडेंस जो एक्सट्रीम एसिडिज्म है, जो बहुत ही व्यक्तिगत, जो बहुत अपने आप को बहुत सुख में रखना है, अपने आप को यातना रखना है, उन दोनों के मध्य एक सामने की स्थापना करें। हुआ साक्षी? क्लियर? बताओ।
किसको क्लियर नहीं हुआ? ये सवाल मेंस में आ सकता है, मेंस में आने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। ये सवाल आज तक मेंस में आया है नहीं है, कभी नहीं आया। अब जो इस डॉक्ट्रिन का मैकेनिज्म है, ये क्या बोलता है? कार्विंग। तो जो कार्विंग की जो कार्विंग जो फर्स्ट सरमन था बुद्ध का, इसमें कार्विंग की बात की है, एक फूक की बात की। तो जो एक फर्स्ट सरमन था, जो मैकेनिज्म है बुद्ध का है, जो बॉटम ऑफ ह्यूमन मिस्ट्री है, वह क्यों है? ड्यू टू इग्नोरेंस। तो जो ह्यूमन मिस्ट्री की तो सारी समस्या का जड़ क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान। जो ह्यूमन जो व्यक्ति की समस्याओं का, ह्यूमन मिस्ट्री का जो मूल तत्व है, ड्यू टू इग्नोरेंस। अभी क्या है? सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक इग्नोरेंस। ये क्या है? इग्नोरेंस क्या है? सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक इग्नोरेंस। ये बुद्ध की फिलॉसफी को कुछ करिए। हम कार्य जहां से हमने खत्म किया था, लास्ट अपना चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक समस्या क्या है कि हम कॉस्मिक इग्नोरेंस का हमको पता नहीं है। यह लीड करता है इल्यूजन ऑफ सेल्फ। ये हमको लीड करता है, इट लीड्स इल्यूजन ऑफ सेल्फ। जो सेल्फ का जो डिल्यूजन है, वहां पर हमको लेकर ये चला जाता है। अब जो इग्नोरेंस है, ये प्राइमरी कंसर्न किसमें है? द फंडामेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स। जो इग्नोरेंस है, ये प्राइमरी किसमें है? फंडामेंटल नेचर ऑफ। तो जो यूनिवर्स का फंडामेंटल नेचर है, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। यह इग्नोरेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसके अब जो हम फंडामेंटल जो यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को नहीं जान पाते हैं, तो हमारा इस इग्नोरेंस का जो साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दुख, सॉरो, इट इज ट्रांजिएंट एंड इज सोललेस। दुख, सोललेस। सोलनेस को हिंदी बोलते हैं, बोलेंगे अनंता। तो जो हमारा इग्नोरेंस है, फंडामेंटल नेचर को न समझने का, उसका जो थ्री साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज फुल ऑफ सॉर्ट। ये विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। ठीक है। दूसरा, इट इज ट्रांजिएंट। इट इज ट्रांजिएंट, यह परिवर्तनशील है। तीसरा, इसमें आत्मा नहीं। जरा समझने की कोशिश करिए इसको, क्योंकि इसको हम मेंस के सवाल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फंडामेंटल नेचर है यूनिवर्स का, ये विश्व दुख से भरा हुआ है, थोड़ा सॉरो है। इट इज ट्रांजिएंट, ये परिवर्तनशील है। इट इज सोललेस, इसमें आत्मा नहीं है। अभी यूनिवर्स, जब यूनिवर्स क्या है? सॉरोफुल है। तो बुद्धिज्म would not claim that there is no happiness in the world, but that in some form or other sorrow is inevitable in every aspect of life. Try to understand of this concept. This concept. विश्व दुखों से भरा है, इसका मतलब यह नहीं है कि विश्व में सुख है। यह नहीं कहा जा रहा है। सुख है, विश्व है। Buddhists would not claim that there is no heaven in the world,
लेकिन क्या बोलते हैं, सम फॉर्म और अदर sorrow is inevitable in every aspect of life. As the ocean has only one flavor, the flavor of salt. तो बुद्ध क्या कहना चाहते हैं? There's one flavor, flavor of emancipation from sorrow. Emancipation from sorrow. दुख से मुक्ति। बुद्ध अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं? बुद्ध की दुख से मुक्ति। In ordinary existence, sorrow cannot be long avoided. अब यहाँ आते हैं पिछले, तो यही क्या बोलते हैं? In ordinary existence, sorrow can't be avoided. अभी फिर आस्थानी मार्ग बढ़ है कि जो एक सामान्य जीवन है उसमें दुख को अवॉइड नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या बोलते हैं? यूनिवर्स इज ट्रांजिएंट। अब यहां से आते हैं दूसरा, यूनिवर्स इज ट्रांजिएंट। जो विश्व है यह परिवर्तनशील है। जो आदमी है वो सोचता है himself to be eternal and individualized is actually a compound of 5 psychosomatic elements. 5 psychosomatic elements. जो मानव है वह क्या सोचता है कि वह इटर्नल है, वह वास्तविकता में कंपाउंड है 5 साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स, बॉडी, फीलिंग, परसेप्शन, स्टेट ऑफ माइंड एंड अवेयरनेस। बॉडी, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, परसेप्शन, 5 चीजों से जो व्यक्ति बना हुआ है। अब ये जो 5 चीजें हैं यह मिनट टू मिनट वैरी करती है। ठीक है, अब इसको स्पेल करना है ट्रांजिएंट। जो मनुष्य है वह 5 चीजों से बना हुआ, बॉडी, फीलिंग्स, परसेप्शंस, स्टेट ऑफ माइंड एंड अवेयरनेस। और ये 5 चीजें हैं यह मिनट टू मिनट वेरी करती है। एंड देयर इज नो परमानेंट, इसमें कोई परमानेंस नहीं है, इसमें किसी भी तरह की कोई परमानेंसी नहीं है। जो एक ओल्ड मैन है, जो एक ओल्ड मैन है वह 1 मिनट पहले जो था वह अब नहीं रहा। जो ओल्ड मैन है, हम इसको तरफ कर देते हैं, जो ओल्ड मैन है वह 1 मिनट पहले जो था वह अब नहीं है। जो एक बेबी है आर्म्स में, जो पहले था वह नहीं है। इसलिए जो भी चीज 1 मोमेंट पहले जो थी वह अभी नहीं है। जो भी चीज एक मोमेंट एगो थी वह इस समय नहीं है। तो सारी की सारी चीजें परिवर्तनशील हो रही हैं। एवरी इंस्टेंट द ओल्ड मैन वेनिशेस। और ये सारी चीजें जो बदल रही हैं, ये कैसे बदल रही हैं? कॉज बाई, यह जो कंटिन्यूटी है, जो एक चेन बनी है, कॉज और इफेक्ट की। आप यहां से जो प्रतीक फिर आ रहा है, जो कॉज और इफेक्ट की चेन बनी है, जो कॉज एंड इफेक्ट की चेन बनी है, इस कॉज और इफेक्ट की चेन से यह परिवर्तन आ रहा है। द यूनिवर्स
all idea of permanence is part of the basic ignorance. तो यूनिवर्स क्या है? यह कंटिन्यूअस। इसलिए जो परमानेंस का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? यह इग्नोरेंस के कारण। जो परमानेंस का कॉन्सेप्ट है यह किसके कारण है? यह इग्नोरेंस के कारण है। तो ऑल आइडिया ऑफ परमानेंस पार्ट ऑफ द बेसिक इग्नोरेंस। और जो ये बेसिक इग्नोरेंस है, यह जो बेसिक इग्नोरेंस है, इस बेसिक इग्नोरेंस से इट स्प्रिंग्स सॉरो, यह सॉरो को या दुख को जन्म देता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं डांस को। इज क्लियर नॉट क्लियर? नेहा विकास की क्लास नहीं करती है, क्योंकि नेहा को देख के मैं कई बार आसान करने की कोशिश करता हूँ। शी हैज sometimes she need to understand the history in detail. सो आत्मा, अब बुद्ध क्या बोलते हैं? नो इमॉर्टल सोल। कोई भी आत्मा ऐसी जो अनित्य है। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज सोललेस। नो इमॉर्टल सोल, यूनिवर्स इज सोललेस। विश्व क्या है? विश्व में आत्मा विराजमान है, अब विश्व में आत्मा है ही नहीं है। In transmigration, nothing passes over from one life to another. तो जो एक कॉन्सेप्ट है आत्मा पास होती है, तो ट्रांसमाइग्रेशन में nothing passes, कुछ पास। तो जो पहली कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसमाइग्रेशन में कुछ पास होता है, जो हम लोगों ने हिंदू धर्म है वह पास नहीं होता है। ओनली ए न्यू लाइफ राइजेस एज पार्ट ऑफ द चेन। तो क्या होता है? जो न्यू लाइफ राइज करती है वो कैसे करती है? एज पार्ट ऑफ चेन। जो एक चेन बनी है, उस चेन के पार्ट में एक नई लाइफ, एक नया जीवन उत्पन्न होता है। तो जो ये न्यू लाइफ राइज होती है पार्ट ऑफ द चेन, इसका मतलब क्या हो गया? कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा? जब इमॉर्टल सोल नहीं है, यूनिवर्स सोललेस है, ट्रांसमाइग्रेशन में कुछ पास ओवर नहीं करता है, एक लाइफ राइज के पार्ट ऑफ चेन, तो क्या चेन ऑफ इवेंट कुछ इंक्लूड द ओल्ड, इवन द गॉड्स आर सोललेस। इसका मतलब क्या हो गया? गॉड आल्सो सोललेस, आत्मा है ही नहीं। तो ये पार्ट ऑफ चेंज जो है उससे एक नए जीवन का जन्म हो रहा है। एंड वो जो उपनिषद का जो सोल है, जो उपनिषद का जो सोल है, उपनिषद का जो सोल का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये इल्यूजन। उपनिषद का सोल का कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से इल्यूजन है। तो इसलिए अगर हम हीनयान के बुद्धिज्म को देखें, इज रिलीजन विदाउट सोल एंड विदाउट गॉड, तो हीनयान का जो रिलीजन है वो विदाउट सोल है एंड विदाउट गॉड। जो आरंभिक जो इनका था, जो हीनयान का रिलीजन है वो विदाउट सोल है, विदाउट गॉड है। Therefore,
No Buddhist teacher was rash enough to deny the existence of the God outright, but their thoughts of as being in no way supernatural or different for man, except in their greater habits and power. तो जो बुद्धिस्ट टीचर थे was rash enough. No Buddhist teacher was rash enough. जो गॉड का एग्जिस्टेंस था उसको आउटराइट डिनाई नहीं कर रहे थे, तो कह क्या रहे थे? वह कह रहे थे इन नो वे सुपरनेचुरल और डिफरेंट फ्रॉम द मैन एक्सेप्ट इन देयर ग्रेटर हैप्पीनेस एंड पावर. ग्रेटर हैप्पीनेस एंड पावर. तो पासा भैया देखिएगा, ये यहाँ का जो धर्म है वो विदाउट सोल और विदाउट गॉड. इसलिए अभी की समझ कुछ करिए. तो नो बुद्धिस्ट जो टीचर थे इतने रैश थे, वह डिनाई कर दे एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड्स आउटराइट. तो गॉड के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह डिनाई नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह क्या रहे थे कि जो गॉड है इन नो वे सुपरनेचुरल और डिफरेंट ऑफ द मैन. जो गॉड है वह सुपरनेचुरल नहीं है, लेकिन क्या है? यह है. क्लियर हो गया कि जो गॉड है वह किसी भी तरह से सुपरनेचुरल नहीं है और आदमी से डिफरेंट नहीं है, एक्सेप्ट देयर ग्रेटर हैप्पीनेस एंड पावर. एक्सेप्ट देयर ग्रेटर हैप्पीनेस एंड पावर. क्लियर? तो जो ग्रेटर हैप्पीनेस और पावर है उसमें वह अलग दिखता है. अब हम इस बुद्धिज्म की जो मशीनरी है ट्रांसमाइग्रेशन की, इसके हम कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं. मशीनरी और जो ट्रांसमाइग्रेशन है, इसके हम कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं कि जो एक बुद्धिज्म ने ट्रांसमाइग्रेशन की बात कही, तो एक डॉक्ट्रिन जो जो बुद्धिज्म वाज, देखो बात, बुद्धिज्म वो एक जनरल बिलीफ था, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए? अगर कुछ भी पास नहीं करता है, nothing passes. यही कारण है, भाई आत्मा ही नहीं है तो कुछ पास नहीं करता है. अगर कुछ भी पास नहीं करता है एक जीवन से दूसरे जीवन में, तो जो न्यू बॉर्न है कैन नॉट बी थॉट ऑफ एज इन एनी वे कनेक्टेड विद द बीइंग हु हैज डाइड. अगर कुछ भी पास नहीं करता है तो जो न्यू बॉर्न है उसको कैसे आप कनेक्ट करोगे ओल्ड डाइड से? अगर कुछ पास नहीं करता है तो जो नया व्यक्ति जन्म ले गया वह कैसे पुराने मरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करेगा? एंड हुज एक्शंस हैव कंडीशंस हिज प्रेजेंट. अब क्या बोल रहे हो? जो नया बॉर्न है उसका जो कंडीशनिंग है ओल्ड से हो रही है. ध्यान रखिए इसको कि जो नया बॉर्न है उसकी जो कंडीशनिंग है, जो एक्शंस है, जो एक्शन है वो कंडीशन हो रहे हैं प्रेजेंट. तो जो प्रेजेंट एज स्टेट की कंडीशनिंग है, एक्शंस है, कोर्स हो रहा है. तो अगर कुछ भी पास ऑन नहीं हो रहा है तो नए बॉर्न का जो एक्शन है, जो कर्म है, जो उसका जन्म है, कैसे ओल्ड से उसके संबंध की स्थापना की जा सकती है? इस बात का ऑब्जेक्शन जो अपोनेंट थे बुद्धिज्म के, वो इस बात का ऑब्जेक्शन लिया करते थे. और उन्होंने, अब बुद्धिज्म ने इसकी एनालॉजी कैसे की? फ्लेम टू फ्लेम. अब इसका आंसर बुद्ध ने क्या देना चाहा? बुद्धिज्म ने कि फ्लेम टू फ्लेम, जैसे एक फ्लेम से दूसरे फ्लेम को हम जगाते हैं, एक किंडल से एक मोमबत्ती की ज्योति से हम दूसरी मोमबत्ती को जगाते हैं, तो ना तो पहली समाप्त होती है, तो विच माइट कैंडल फ्लेम इधर एंड देन मीट. जो आपने
एक मोमबत्ती से दूसरी को आप जलाए तो जल तो गई, यह मोमबत्ती फिनिश हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, उसके बाद ये जल रही। अब इससे आपने तीसरी को आपने जलाया तो ये भी तो एक्सटिंग्विश हो जाएगी कभी कभी, ये भी जल रही है। उन्होंने कहा जैसे को गुजराती है, उसी तरह से एक जीवन से दूसरा जीवन प्रदीप होता है। यह जो तो बेचारा खाना थी। अगर देखा जाए जो सफरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वन बीइंग माइट सफर एज इज इविल डन बाय, तो अगर यह मोमबत्ती माना जाए, यह मोमबत्ती इससे जल रही है, तो इसका जो गलत कार्य है, उस गलत कार्य का दंड इसको मिला है। अगर आपने कर्म के सिद्धांत की बात की, तो जो आपकी जो पहली जो सफरिंग है एज ए रिजल्ट ऑफ इविल डन बाय अर्लियर बीइंग who was part of the chain of cause and effect leading up to his present extent. तो यह जो कॉन्ट्रडिक्शन है, यह कॉन्ट्रडिक्शन साफ साफ दिखाई देता है। जो टर्मलाइज एक इंडिविजुअल पर्सन और जो एक कन्वीनियंट एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई, वह बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती है अगर मोमबत्ती की विचारधारा से एक्सप्लेन किया जाए। एक ज्योति दूसरी ज्योति को प्रभावित करती है। The only stability in the surface of the was the nirvana. अब निर्वाण क्या है? State of bliss. What is nirvana? Nirvana is the state of bliss reached by the Buddhas. तो जो state of bliss है, reached तो एक सवाल हो गया कि बुद्ध धर्म में निर्वाण का क्या तात्पर्य है। तो स्टेट ऑफ ब्लिस, स्टेट ऑफ ब्लिस reached by the Buddhas and others. अब निर्वाण is difficult to understand for one who has not experienced it. अब जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अब उनके लिए निर्वाण को समझना समझाना बहुत मुश्किल है। जो अर्ली वेस्टर्न स्कॉलर्स थे वह इसके बारे में सवाल कर रहे थे। अब एक स्टेटमेंट है जो एट्रिब्यूट किया गया बुद्धा को, आई हैव नॉट सेड दैट अरहत एग्जिस्ट आफ्टर डेथ एंड आई हैव नॉट सेड दैट ही डज नॉट एग्जिस्ट। अब उन्होंने कहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरहत एग्जिस्ट नहीं करता है, अब ये भी नहीं करे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। I have not said that Arhat exists and after death I have not said that he does not exist. अगर पूरा जो वर्ड है वह स्टेट ऑफ फ्लक्स है, और निर्वाण क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। यह भी उस अंतर विरोध को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो क्या निर्वाण इनसाइड यूनिवर्स है, आउटसाइड यूनिवर्स है? जो निर्वाण है, अगर पूरा यूनिवर्स फ्लक्स में है तो निर्वाण क्या है? निर्वाण विद इन यूनिवर्स है या आउटसाइड यूनिवर्स है? इफ द होल वर्ल्ड वाज इन पार्ट ऑफ फ्लक्स, अगर पूरा वर्ल्ड एक फ्लक्स का पार्ट है और निर्वाण क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो दिस टू डिड नॉट प्रेजेंट एन इनसुपरेबल पैराडॉक्स। फॉर निर्वाण was outside universe, it is utterly God, but was not what of it. यह जो concept है not very different from that word was source of Upnishad. तो जो उपनिषद का जो उपनिषद जो परिभाषा है सोल की, उससे क्या डिफरेंट है? निर्वाण क्या उससे डिफरेंट हो सकता है? निर्वाण was sometimes described एक बहुत बेहतरीन शब्दों में उसको कहा गया, a stainless and unedified, pure and white,
तो उसको एक रंगों में एक ऐसे शहर के रूप में प्रस्तुत किया गया जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं। तो निर्वाण, अब क्या निर्वाण का कोई लोकेशन है? निर्वाण का कोई लोकेशन ही नहीं है। देयर इज नो लोकेशन ऑफ निर्वाण। तो निर्वाण के लोकेशन को भी बुद्धिज्म डिस्क्राइब नहीं कर पाया है। बट इट मे बी लाइज एनीवेयर एट एनी टाइम, क्वाइट स्टिल द प्लेस। तो अर्थ निर्वाण से क्या है? इसका कोई लोकेशन नहीं है, उसको एनीवेयर, एनी टाइम, इवन इन फ्लेश। अगर आप फ्लेश में जिंदा है तो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्वाण के लिए वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। The man who finds it never again loses। अब जो आदमी इस निर्वाण को प्राप्त कर जाएगा, उस ब्लिस को प्राप्त कर जाएगा, इसको कभी लूज नहीं करेगा, उसके साथ हमेशा रहेगा। When he dies, he passes to this state forever in his parinirvan, his final going out। जो उसका परिनिर्वाण फाइनल going out। हो गया कि जो निर्वाण है, जो व्यक्ति इसको एक बार प्राप्त कर जाएगा, नेवर अगेन लूजेस इट। When he dies, he passes this state forever in his parinirvan, his final going out। The doctrine जो स्थरवादीन सेक्ट ऑफ लेसर वैकल्स की, which is the only surviving sect of their Buddhism and is today dominated in Ceylon, Burma, Thailand, Cambodia and Laos। Other sects of the Buddhism have now been quite disappeared। तो अगर हम हीनयान की बात समझने की कोशिश करें, the doctrine which जिसको हमने डिस्क्राइब किया है, यह किसकी है? स्थरवादीन सेक्ट की है। यह स्थरवादीन सेक्ट जो है उसकी है। स्थरवादीन किसका था? लेसर वैकल का। अब जो लेसर वैकल है स्थरवादीन का, यह बहुत छोटे से भाग में रह गया है। ये सिर्फ सर्वाइव कर रहा है सिलोन, सरमा, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अदर चीजों में यह समाप्त हो गया है। अब अनदर इंपॉर्टेंट सेक्ट जो था वाज दैट ऑफ द सौतांत्रिक। अब इसको थोड़ा से इंडियन फिलॉसफी के साथ समझते हैं। दूसरा क्या है? हमने कल सौतांत्रिक को समझने की कोशिश की। अब सौतांत्रिक को जरा से हम 2 मिनट देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। होप अर्ली पार्ट इज क्लियर। एनीवन हैज एनी डाउट? The arhat is selfish. Therefore, the Heenan school is being called a selfish school because the arhat is only interest for his own liberation. In contrast to this, the Mahayana school is interested for bodhisattva. What is bodhisattva? A person who will defer his लिबरेशन फॉर द मासेस। तो बोधिसत्व जो होगा वह किसी भी हाल परिनिर्वाण मृत्यु है, परिनिर्वाण मृत्यु है। तो जो बोधिसत्व है वह अपनी मुक्ति की अपेक्षा पूरे प्राणी मात्र की मुक्ति के बारे में वचनबद्ध है, और जो अरहंत है वह सिर्फ अपनी मुक्ति चाहता है। इसलिए जो हीनयान का जो अरहत्व है वह एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट है, और जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वह एक उदारवादी विचारधारा है। अब निर्वाण और परिनिर्वाण में फर्क। जो परिनिर्वाण है यह मृत्यु है। निर्वाण का कोई लोकेशन नहीं, निर्वाण का कोई लोकेशन नहीं है। निर्वाण को कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, कहीं भी प्राप्त कर सकते हो। एक बार प्राप्त हो गया तो वह कहीं जाएगा। निर्वाण क्या है? एक ब्लिस है, एक परमानंद है। तो जो आपका निर्वाण है,
जिस व्यक्ति को प्राप्त होगा कभी लूज नहीं करेगा। एंड व्हेन ही डाइज ही passes this state forever in his परिनिर्वाण, in his final go out। तो जो परिनिर्वाण है वह उसकी मृत्यु है, और निर्वाण उससे डिफरेंट है। और अगर आपको निर्वाण प्राप्त हो गया, अगर आपको निर्वाण प्राप्त हो गया, तो जो निर्वाण प्राप्ति की जो एक अवधारणा है, जो एक सोच है, वह उसके मृत्यु के बाद when he dies he passes this state forever, यह हमेशा स्टेट साथ रहेगा। इन जो उसके परिनिर्वाण के समय है, मृत्यु के समय मौजूद तभी रहेगा। क्लियर हुआ? जो स्वतांत्रिक है, जो स्वतांत्रिक है, जो स्वतांत्रिक स्कूल है, अब स्वतांत्रिक स्कूल क्या कहता है? यह मेंटेन करता है आवर नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड इज ओनली ए फिजिबल इन्फ्लुएंस। Our knowledge of the outside world is only a physical influence, and who were well on the way to the idealism of some schools of the great vehicle। तो स्वतंत्र क्या होता है? Our knowledge of outside world, our knowledge of outside जो हमारा नॉलेज है आउटसाइड वर्ल्ड का, ओनली एक फिजिकल क्या है? ओनली एक तो आप ये स्वतंत्र का याद करिएगा, जो इस बात को मेंटेन करता है। और यह जो उसका कॉन्सेप्ट है, वेयर वेरी वेल ऑन द वे टू द आइडियलिज्म, जो यह जो कॉन्सेप्ट है किसका आइडियलिज्म है? जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म किसका है? ये आइडियलिज्म है जो कई उससे इसको मिलता जुलता यहाँ को दिखता है। तो जो जो स्वतांत्रिक स्कूल है, जो ये बोलता है कि जो नॉलेज आउटसाइड वर्ल्ड का है इज ओनली फिजिबल जो रेफरेंस का है, और यह जो ग्रेट वैकली स्कूल का आइडियलिज्म है उससे मिलता हुआ दिखता है। एक है ये हो गया स्वतांत्रिक, एक और सेट है समित्यास। एक और स्कूल हो गया समित्यास। जो यह समित्यास स्कूल है, यह रिजेक्ट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सॉलिडनेस। यह रिजेक्ट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सॉलिडनेस। आत्मा के न होने का जो सिद्धांत है उसको यह रिजेक्ट करता है, और यह पॉस्टुलेट करता है सॉर्ट ऑफ सॉल। तो ये क्या होता है? सॉल पर्सन है। इसको जानना इसीलिए बहुत आवश्यक है। यह एक अलग सी चीज है। तो यह जो समित्यास है, यह मेंटेन करता है, यह बात कहता है, यह रिजेक्ट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जो आत्मा न होने के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। अब जो यह सेट थे बुद्धिज्म के, इन्होंने इंकरेजमेंट दिया टू द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब यह जो सारे जो इंडियन फिलॉसफी का इवोल्यूशन था, इसमें इन्होंने मदद की। और यह कहा भी जाता है जो हिंदू धर्म में जो करुणा का तत्व है वह बुद्ध से प्रभावित करता है। तो जो अर्ली सेक्ट है बुद्धिज्म थे, संभवतः इन्होंने इंकरेजमेंट दिया एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मिस्टिकल थॉट। जो एक मिस्टिकल थॉट, इसको आप जरूर याद रखें कि क्या जो मिस्टिकल थॉट
अगर आप वेदों को पढ़ें तो जो मिस्टिकल थॉट था, उस मिस्टिकल थॉट को, जो हमारा एवोल्यूशन हुआ इंडियन फिलॉसफी का, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मिस्टिकल थॉट, इससे जो अलग एक जन्म हुआ, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बुद्ध को समझने की कोशिश करें कि बुद्ध है said to have disapproved of speculation of origin and end of the world। अब बुद्ध ने क्या हुआ, बुद्ध ने किया जो स्पेकुलेशन को डिसअप्रूव कर दिया, इसमें ओरिजिन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओरिजिन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड के जो इश्यूज था, जो स्पेकुलेशन था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया। और जो बुद्धिस्ट और लेसर व्यक्ति जो हीनयान, उसने डिवाइस किया एक कॉस्मोलॉजिकल स्कीम। तो जो हीनयान था, इसने एक कॉस्मोलॉजिकल स्कीम था। दो चीज साथ में चलते हैं। पहला, जो विश्व के उत्पन्न और अंत होने का जो एक आकलन था, उस आकलन को बुद्धा ने रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। जो एक लेसर व्यक्ति था, जो हीनयान था, उसने एक डिवाइस किया कॉस्मोलॉजिकल स्कीम। ये किस पे बेस्ड थी? लार्जली ऑन द प्रिवेलेंट इंडियन आइडियाज। ये किस पे बेस्ड थी? इट इज बेस्ड ऑन इंडियन आइडियाज। ये इंडियन आइडियाज पर बेस्ड थी। जो हमारी इंडियन आइडियाज थी, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी थी, ये हमारी इंडियन फिलॉसफी पर यह बेस्ड। जो कॉस्मोलॉजिकल स्कीम थी, हीनयान थी, ये हमारी जो प्रिवेलेंट इंडियन आइडियाज की फिलॉसफी थी, इस पर बेस्ड थी, लार्जली इस पर बेस्ड थी। जो किस पे बात करती है? एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द क्रिएटर। एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड फिलॉसफी का आइडिया है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड है विदाउट द क्रिएटर, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द क्रिएटर। जैसे सारे इंडियन कॉस्मोलॉजीज में क्या यूनिवर्स साइक्लिक है, जो ओवर एक इनॉर्मस पीरियड ऑफ टाइम में बना है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से बना है, डिक्लाइन हुआ है, उसी तरह की साइकिल की बात यहाँ पे कही गई। अब नाउ वी शुड मूव ऑन द हीनयान। अभी कर रहा है या यू आर ऑल टायर्ड? टेल मी। If you interested, I can do one more session in the evening because we have to finish it. देखिए, ऐसे खत्म करके कोई फायदा नहीं होगा। We need to understand these concepts. आप पिछले 2-3 सालों को सवाल देखिए, ऐसे सवाल आते हैं। So we can take one more session if you are want to. We can take a short session. Okay, okay. At 6 o'clock we'll take another session. Okay, it's done. We'll see you again at 6 o'clock.